वर्तमान में निर्वाचित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सहसचिव, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ गढ़िया समाज विकास समिति के सदस्यगण, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारे प्रबंधकारिणी का बैठक है, ये पद हस्तांतरण के लिए है और समाज के लिए पद हस्तांतरण एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा मौका अगले 5 साल बाद आएगा और यह जो आज का बैठक है, इसमें हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया गया है। श्री जी.पी. कौशिक जी एवं श्री आर्यभट्ट शांडिल जी, वो हमारे गवाह होंगे आज के हमारे इस कार्य के। उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा टीम जो है मुख्य रूप से डॉक्टर आई.के. कौशिक जी के अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद 22 मई 2022 कापन से कार्य प्रारंभ हुआ था। उस दिन हमारे पुराने विकास समिति के या संघर्ष समिति के पदाधिकारी थे, उनको भंग करके हर इकाई का गठन किया गया, नया पदाधिकारी का चुनाव किया गया और उस दिन से हमने कार्य प्रारंभ किए थे। और हमारा मुख्य उद्देश्य था, समाज 2 भाग में बटा हुआ था, या कहे समाज नहीं बटा था, हमारी सोच बटी हुई थी। और हमारा मुख्य उद्देश्य था उसी को एक करना, विचार को एक करना, संगठन को एक करना। और हमने या कहे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कापन के बैठक में ये बात रखी थी कि जिस दिन समाज एक हो जाएगा, संगठन एक हो जाएगा, उस दिन हम पद छोड़ के नया चुनाव करा देंगे और उस दिन से फिर समाज आगे अपना विकास की ओर गति करेगा। हमने उस कार्य में सफल हुए। डॉक्टर आई.के. कौशिक जी ने जो बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को पूरी तरीके से पालन करते हुए आगे बढ़ाए और हमारी जो 1.5 साल की लगभग अभी की कार्यकाल रही, वो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हमने संपन्न किया। ये मेरी सोच है। आगे के लिए समाज में एक हमारे नियमावली की तरह हमने चुनाव कराया। इसके लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित चुनाव अधिकारी महोदय चाचा ज्ञान सिंह कौशिक जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे समाज की ओर से उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम दिए। और हमने जब उनको निवेदन किया, उस समय स्थिति ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव अधिकारी बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, लेकिन हमारे निवेदन को सहजता से वो संपादन करते हुए आज हमारे जहां बैठे हैं उस स्थिति में लाए। इसमें उनका अहम भूमिका है। इसके लिए मैं समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज का जो हमारा बैठक है, इसका उद्देश्य आप सभी को पता है और मैं अपने नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे मैं आशा करता हूं कि हमने जो कार्य आगे बढ़ाए हैं, उसमें बहुत से कार्य है जो भी पूर्ण हुआ नहीं है, उसको निरंतर गति देते हुए आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय अपने उद्बोधन में कुछ उसमें उल्लेख करेंगे और जो कार्य हमने संपन्न कर लिए हैं, उस कार्य को आगे किसी प्रकार के उसमें गतिरोध न हो, मैं उनसे इस बात के लिए निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरे ऊर्जा के साथ समाज के लिए भीड़ के, समाज को विकास देने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी पदाधिकारी कार्य करेंगे। अब मैं हमारे
अध्यक्ष डॉक्टर आई के कौशिक जी से निवेदन करता हूं कि इस गरिमामय बैठक में अपना विचार उद्बोधन करेंगे। हमने जब से ये कार्यक्रम चलाया, खास करके प्रजातांत्रिक तरीके से, तो कोशिश किए कि केवल हम न केवल समाज को उस रूप में आगे बढ़ाएं बल्कि लोगों को एक संदेश भी दें। तो जो बीच की जो परिस्थिति को छोड़ दें, जैसे हमारे सचिव महोदय ने कहा 22/5/22 से 24/9/2023 का एक छोटा सा कार्यकाल था, जिसमें हमने एक 8 बिंदु का प्रोग्राम लेकर के चला था। उसका अंतिम लक्ष्य था कार्यकारिणी गठन करने के उपरांत आम सभा करें एवं नए प्रबंध कार्यकारिणी का निर्वाचन करें। निर्वाचन की भिन्न भिन्न सीढ़ियां हम लोग चढ़ते और उतरते रहे। नियमावली से इतर भी पदाधिकारियों की बातों पर आगे जा कर के कभी पीछे भी लौटना पड़ा, पर उसका परिणाम सुखद रहा। हमारा उद्देश्य था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी प्रकार से समाज के प्रति जागृत करें, और उसका एक प्रथम बिंदु था निर्वाचन की प्रक्रिया। तो उसमें हम लोग सफल हुए। सब लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, सहयोग दिया, बूथ तक आए और 5175 मतदाताओं में 3995 और 96 ऐसे गणना में मतदान किया। तो उनके सहयोग से जो भी हमारे पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं प्रबंधकारिणी, सर्वप्रथम मैं उन सभी को अपनी ओर से और पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बातें नहीं करनी है, हम लोग लगातार बैठक करते आ रहे थे और बैठक की एजेंडा और कार्यविधि जाते रही। तो इस कार्य में जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और मेरे साथ लगातार ये 1.5 साल तक निरंतर संवाद करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और वो निष्कर्ष निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचा, तो मैं अपने सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस सफलता के क्षणों और पलों को यहाँ तक पहुँचाने में अपना बहुत विचार और सभी प्रकार का तन मन धन सब योगदान दिया। और इससे पहले कि मैं अपने प्रबंध कार्यकारिणी और स्वयं का इस्तीफा प्रस्तुत करूं, 2 चीजें मैं अभी निवर्तमान 3 लंबित बिंदु निवर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी की ओर सौंपना चाहता हूं। उसमें पहला है कि नियमावली का अपडेटकरण। नियमावली हमने खोड़ में प्रस्तुत किया था, आम सभा में पारित किया था, वह अभी पंजीयन फर्म एंड सोसाइटी को जमा नहीं हो पाया है। उसका कारण ये है कि धारा 27-28 जो बिंदु जाता है उसमें वहां तक जाने के बाद वो वापस आया ये कह के कि आपको पुराने और नए के प्रतियों के साथ बिंदुवार अंतर करके वहां प्रस्तुत करना पड़ा है। तो हमारे अंकेक्षक महोदय बहुत लगे थे, पर उनके घर में थोड़ा तबीयत खराब होना और आने जाने में वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। तो एक कार्य आपको हम सौंप रहे हैं। अभी देखा होगा संवाद ग्रुप में बहुत तरह की बातें चली, कोई ये दो वो दो, फिर ये दिए तो बोले कि क्यों छुपा रहे हो, ये छुपा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में चली हैं। तो हम लोग चाह करके भी जितना वो चाहते थे उतना ही भेजते थे, एक तो भेजते नहीं थे क्योंकि हमारा अधिकृत ग्रुप कार्यकारिणी ग्रुप है। फिर भी
दूसरा है एक सीपत में हम लोगों ने 6 तारीख को पिछले महीने के इसमें एक बैठक किए थे सीपत इकाई के आमंत्रण पर, कापन के और सीपत के कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर के और बिलासपुर में जमीन के रजिस्ट्री से संबंधित आर्थिक स्थिति के संबंध में। तो आर्थिक स्थिति के संबंध में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। वो जमीन का पंजीयन हो गया है, नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र से कुछ सहयोग राशि दिए थे 3 लाख का, वो वापस आ गया है। उसमें से 1,51,000 उनको आर्थिक अनुदान के रूप में दिया गया था। तो जो सहयोग दिया था वो रिटर्न आ गया है हमारे में। अभी कोषाध्यक्ष जी उसका विवरण देंगे। तो उसमें क्या है, एक निर्णय किए थे सीपत इकाई के संदर्भ में। वो प्रकरण सभी को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को ज्ञात नहीं भी होगा। संतोष कश्यप के संदर्भ में तो हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे सभी। तो वो प्रकरण हम लोगों की तरफ से निराकृत हो गया था। उसमें ये हुआ था कि भाई सीपत इकाई के हम पक्ष में हैं, जो भी निर्णय हुआ है, और वो उनको 11,000 प्लस 11,000 का जो सीपत इकाई ने उनको एक आर्थिक सहयोग की बात कही थी, उसको स्वीकार नहीं किए। अंत में वो मामला यहाँ जाके टिका था कि जब वो उन दोनों राशियों को देने में असहमत हैं, तो जो नियमावली है उसमें ये हुआ था कि जो इस तरह से समाज के विरुद्ध कार्य करेंगे वो स्वतः अपने को बाहर कर लेंगे और वो समाज के मुख्य धारा से पृथक रहेंगे। यदि वो जानबूझ के किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं या जानबूझ के किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं जो समाज के मुख्य धारा से अलग हैं, उनको मिनिमम 51,000 की राशि देनी पड़ेगी। पूर्ण बैठक में तय हुआ था। और 6 महीने का है ना कि 1 साल, 1 वर्ष तक ऐसे प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाए, ये ग्रामीण इकाई की संस्कृति पर निर्भर करेगा। तो ये मामला सुलझ गया था उसी स्थिति में। पर चुनाव कार्य के दौरान तिथि हमको नहीं बताया, वहाँ से सीपत थाना में एक उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाया हुआ है, FIR ना कहें उस, हाँ, SP कार्यालय से वो आया है। मैं 2 बार जा चुका हूँ सीपत, आज भी जाने का है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद है एवं इत्यादि है। तो संतोष कश्यप, कभी वो कौशिक भी लिखता है, तो उन्होंने ये 10 लोगों के खिलाफ केंद्रीय प्रबंध कार्यकारिणी और सीपत इकाई के सदस्य और कुछ पदाधिकारी के नामजद रिपोर्ट किया है। तो अभी हमारा बयान नहीं हुआ है। तो थानेदार से आज ही मेरी बात हुई, तो बोले कि शायद जो सत्यार्थी हैं जो देख रहे हैं, यदि वो अपने पिता के आज वो है आज बरसी, तो यदि नहीं जाते हैं तो बयान के लिए बुलाएंगे, नहीं तो दूसरी तिथि देंगे। तो ये मुद्दा हम तो बयान दे देंगे, व्यक्तिगत नहीं है। अब यदि आगे चलता है तो हम आपको सूचित करेंगे कि वो किस रूप में आगे बढ़े, है ना। तो ये एक लंबी सा समझ लीजिए। और हाँ, एक तीसरा मुद्दा है जो बहुत ही स्पष्ट है, परंतु वो स्पष्ट नहीं है ऐसा होकर के गोल गोल घुमा। वो है जरवे में अशोक कश्यप का प्रकरण। बहुत साफ शब्दों में इकाई पदाधिकारियों को निर्देश है कि अकलतरा बैठक के पश्चात अंतिम कार्यकारिणी बैठक में हमने पूरे पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के चुनाव निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत सुपुर्द कर दिया था और प्रबंध कार्यकारिणी को प्रभाव शून्य कर दिया था। बहुत लोग नहीं समझते मेरी बात को, तो मैं क्या करूं। लोगों ने कहा इस्तीफा दे दिए, ऐसा है वैसा है। प्रभाव शून्य था, भंग नहीं किया था। तो बीच में डॉक्टर नारायण कश्यप का जब दुखद निधन हुआ
तो वो प्रकरण आया और जरवे के पदाधिकारियों ने उनको क्या किए क्या नहीं किए, इसमें अभी भी बात स्पष्ट नहीं हुई। वो जाने का अनुमति उनका कहना है हम नहीं दिए, कुछ लोगों का कहना है दिए। जो पत्र मेरे पास आया तो मैंने तुरंत उस पर हस्तक्षेप किया कि ऐसी स्थिति है तो उससे आप निर्णय ना करें, और यदि निर्णय की प्रत्याशा है तो सीधा मेरे से संपर्क करें, केंद्रीय अध्यक्ष से संपर्क करें, वो व्यवस्था देने के संबंध में अपनी बात रखेंगे। परंतु वो ऐसा हुआ नहीं, वो चले गए। अंतिम संस्कार के दिन वो उनको वापस आना पड़ा। इस बीच में क्या हुआ, जो वहाँ के उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह कश्यप हैं, वो फिर एक मैसेज मुझे डाले, अभी भी है, मैंने सचिव महोदय को भेजा और कुछ लोगों को भी भेजा था। तो उसमें क्या हुआ कि 10 रात्र के पूर्व दूसरी बार वहां की इकाई वालों ने एक बैठक आहूत की और मेरे हस्तक्षेप के बाद केवल इतना उन्होंने लिखवाया या लिखा उसी पत्र में, जो पूर्व में एक पत्र उनका मिला था कि जरवे इकाई वालों ने मुझे सम्मिलित कर लिया था, परंतु केंद्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के निर्वाचन के कारण जो भी प्रबंध कार्यकारिणी का निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। इसका मतलब है कि वो निर्णय पेंडिंग हो गया है, ना हमने अनुमति दी है, ना उन्होंने हमसे संवाद किया है। तो ये 3 प्रकरण अभी लंबित है और मैं बहुत प्रयास किया जरवे इकाई के अध्यक्ष और सचिव से संवाद करूं करके, परंतु उन्होंने संवाद फोन उठाना बंद कर दिया। मैसेज भेजा उपाध्यक्ष महोदय ने, मैंने सचिव को भी भेजा और वो भी लगातार संपर्क किए, परंतु उसका खुलासा नहीं हो पाया। तो आज भी वो हमने केंद्र से अनुमति नहीं दिया है। अब उसकी वस्तुस्थिति क्या है मैं आपके इसमें भेज दूंगा दोनों पत्र। एक पत्र बहुत पहले आया था, 4 महीने पहले, अशोक के छोटे पुत्र ने लिखा था। जैसे ही वो पत्र मेरे पास आया मैंने उस पत्र को वापस करा दिया, क्योंकि अशोक अभी उस घर में प्रमुख हैं, तो पुत्र क्यों लिख रहा है, उनको कहें कि वो लिखें, पर वो नहीं लिखे, वो पत्र वापस कर दिया गया। पर अचानक जब ये घटना घटी बिलासपुर में, तो उस पत्र के रिफरेंस में इन्होंने पत्र लिखा कि मेरे पुत्र ने एक पत्र लिखा था जिसको संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि मेरी सहमति थी उसमें। तो हम ये सब चीजों को स्पष्ट करना चाह रहे थे। भाई सहमति का मतलब हमको पता नहीं चलता, ब्लैक एंड व्हाइट में जो कागज में लिखा जाता है उसी को ही हम मानते हैं। तो उस समय बात हुई हमारे और सचिव महोदय से, तो हमने कहा कि वो लिखें तो हम लोग बात करेंगे। तो सर ये 3 प्रकरण अभी लंबित है और अब मैं सभी के सहयोग के लिए और समाज के अच्छे उन्नति भलाई के लिए अपने प्रबंध कारिणी सहित मैं पद से त्याग पत्र देता हूं और मेरे त्याग पत्र के साथ प्रबंध कार्यकारिणी का त्याग पत्र भी स्वीकार किया जाए, है ना। अब दो तथ्य अब इसके बाद होगा। ये हम मान लिए कि हमारा पद समाप्त हो गया। 2 चार्ज हमको टेकन ओवर करना है। एक होता है वित्तीय और एक होता है होम मिनिस्ट्री का, माने जिसमें हम प्रशासनिक कहते हैं। तो पहले मैं अपने सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि जो भी अब तक के जो हमारे साथ प्रशासनिक गतिविधियां हैं, कार्यकारिणी का है, जब से है, कैसा है, वो बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वो सचिव महोदय को हस्तांतरित करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे तो उसके साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में बहुत सारे जो प्रकरण है उसकी जानकारी दी। आगे का जो हमारा कार्य है उसको गति देते हुए मैं ही अपना प्रभार निर्वाचित सचिव महोदय से रखूंगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास जो भी पेपर है, फाइल्स हैं, रजिस्टर है, उसका तो हस्तांतरण करूंगा ही,
साथ में अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि 2 प्रकरण पेंडिंग है, वो भी प्रभार हम आपको दे रहे हैं। एक जरवे का प्रकरण है, एक सिपत का प्रकरण है, उसको भी आप प्रभार स्वरूप ग्रहण करें और उसमें जितना जल्दी हो सके निराकरण करें। दूसरा हमारा नियमावली का हमने बहुत सारा काम कर लिया है, पूरे कार्यकारिणी में इसका हम प्रसारण किए थे। संवाद ग्रुप के थ्रू उसके माध्यम से कई लोग ये भी लिखे हैं उसमें कि हमको जानकारी नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमने इसका प्रसारण अध्यक्ष के थ्रू, ये महुआडी में प्रबंधकारिणी का बैठक हुआ था, उसके बाद अगला जो बैठक जावलपुर में हुआ था, उसमें हमने पूरी तरीके से उसमें चर्चा किए थे। हिलेश्वर जी को भी पता होगा कि हमने एक एक पॉइंट पढ़ के वहां सुनाए थे। आम सभा में भी हमने उसमें चर्चा किए थे, पूरे हमारे विधिक सलाहकार महोदय ने एक एक पॉइंट को वहां पर पढ़ के सुनाए थे। तो हाँ, खोड़ में भी सुनाए थे। खोड़ के कार्यकारिणी बैठक में उसको सुनाया गया था और उसको इकाई के लिए भेजा गया था, उसके बाद आम सभा में पारित कराया गया था। तो पूर्ण रूप से हमारी जो नियमावली है वो पारित हो चुकी है, बस उसका कॉपी हमको जमा करना है फॉर्म एंड सोसाइटी में। वहां भी हमने जमा करने के लिए हमारे सदस्य गए थे, लेकिन टेबुलेशन के लिए बोले कि पहले का जो कार्यवाही नियमावली है और आपका अभी का जो नियमावली है, दोनों में क्या चेंजिंग हुआ है, पूरा क्रमांक से टेबुलेशन बना के दीजिए। तो उसी में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो टेबुलेशन बना के फॉर्म एंड सोसाइटी में जमा करना है। तो इसका भी प्रभार मैं आप लोग को अपने तरफ से दे रहा हूं, और जितना जल्दी हो सके हम उस कार्य को संपन्न कर ले तो अच्छा रहेगा। अब आगे का मेरे पास 22 मई 2022 से जो कापन का बैठक हुआ था, उसके बाद पहला हमारा कार्यकारिणी बैठक जांजगीर में हुआ है और अंतिम कार्यकारिणी बैठक अकलतरा में हुआ है। उस बीच का जितना भी कार्यवाही विवरण है और एजेंडा जो हम प्रसारित किए थे वो, उसका कॉपी मेरे पास फाइल में है। बीच में हमने शिक्षक सम्मान समारोह किए थे, उसका भी पूरा डिटेल्स मेरे पास फाइल में है। बीच में बहुत सारे आवेदन भी आया था, कापन इकाई से भी कुछ प्रकरण आया था, समाज से क्या बोलते हैं मुख्य धारा से अलग, और उसके बाद मुख्य धारा में शामिल किया गया, उसका भी पेपर्स मेरे पास इस फाइल में है। साथ में जब मैं सचिव पद ग्रहण किया उस समय बहुत सारे फाइल्स मेरे को प्रभार में मिला था, वो भी फाइल मैं लेकर आया हूं, वो भी फाइल मैं आपको अभी सौंपूंगा। श्री लखेश्वर प्रसाद अघरिया महोदय जी से, जो वर्तमान सचिव है, उनसे निवेदन करता हूं कि ये जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए मैंने एक पेपर तैयार किया है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं आप लोग को। पद हस्तांतरण। मैं पवन कुमार कौशिक, पद केंद्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ अघरिया समाज विकास समिति के सचिव पद का पदभार और आज दिनांक तक के समस्त संबंधित दस्तावेज की निम्नलिखित फाइल, रजिस्टर एवं सभी सामग्री श्री लखेश्वर प्रसाद अघरिया नवनिर्वाचित केंद्रीय सचिव को 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को हस्तांतरित करता हूं। नामकरण। आम सभा की फाइल 1, पत्राचार की फाइल 3, 60% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की सूची 1, समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र 1 प्रति, नियमावली की सत्य प्रतिलिपि 6 पेज, संशोधित नियमावली की प्रतिलिपि 5 पेज, सील 8, रजिस्टर 2। इतना मैं आज अपने प्रभार के रूप में सचिव महोदय को दे रहा हूं। ये जो है ना, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है ये पूरा 22 तारीख के बाद का डॉक्यूमेंट है, 22 मई के बाद का। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये इसमें मेंशन होना था कि 22 तारीख से 1 अक्टूबर के बीच जितने भी हाँ, ये इसमें है। ये पता लगता कि भाई इतने तारीख तक का मेरे पास रिकॉर्ड है। जैसे कल कोई बोलेगा कि 22 के पहले का कहाँ है, तो उसका मेरे पास फाइल नहीं रहेगा, तो मैं नहीं, तो ये फाइल दे रहा हूँ मैं आपको, फाइल दे रहा हूँ। ये वर्तमान का है, ये पहले जो मेरे को मिला है ना वो फाइल है। इसको 2 प्रति कर दीजिए, है ना, 2 प्रति है ना। आप रख लेंगे। हाँ हाँ।
हमने जब 22 मई को चालू किए थे तो फंड भी मुख्य रूप से जो सरजू कौशिक जी वाला जो प्रकरण था, जिसका राशि हमको प्राप्त हुआ था, हमारे कोष में मुख्य रूप से वही राशि था। लेकिन उस बीच में कुछ प्रकरण आए, उस प्रकरण का निराकरण किए, उसका राशि आया और हमने सभी इकाई में सहजता शुल्क अनिवार्य किया। उसमें भी हमको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। हर इकाई में 10-10, 15 लोग अभी भी बचे हैं जो सहजता ग्रहण नहीं किए हैं, जिनके लिए भी हम लिबरली डेट बढ़ाते 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 कोई स्ट्रिक्ट उसमें हम नियम नहीं लाए अभी तक के। और उसका भी आप लोग का प्रभार है कि हमारे जितने भी अगरिया समाज के सदस्य हैं 100% सदस्य बने, इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। तो हमारी जो कोष है तो उस समय जो कोष हमको सरजू कौशिक जी से जो केस के बाद मिला था उसका समझौता के तहत, और सहजता शुल्क और कुछ निराकरण के थ्रू जो आया था, हमने उस कोष को 9 लाख तक के आम सभा तक 9 लाख तक किए थे। और 9 लाख के बाद बिलासपुर में एक जमीन अधिग्रहण किए, उसका पंजीयन रजिस्ट्री हुआ, उसमें भी केंद्र ने अनुदान दिया। वो राशि अभी कम हो गई है। आम सभा किए, उसमें भी 1 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। अभी जो चुनाव कार्यक्रम किए उसमें भी 60,000 के आसपास खर्चा हुआ है, कोषाध्यक्ष महोदय बताएंगे। तो ये सब खर्चा के बाद भी हम आपको लगभग 7-7.5 लाख का मेरे हिसाब से राशि समाज की ओर से आपके सुपुर्द और उसको आगे बढ़ाने के लिए हस्तांतरण करके जाएंगे। आज की बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार कश्यप, निवर्तमान कोषाध्यक्ष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष। तो आज इस पद हस्तांतरण के उपलक्ष्य में मैंने जो कागज सौंपना है मुझे, सबसे पहले मैं आय व्यय लेखा जोखा दे देता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में हमारी जो आय है वो 13,734 रुपये हुई है, ये अकाउंट के स्टेटस पे है। और खर्च जो है वो 7,37,267 रुपए का है। इसमें एक राशि जो है मैं बताना चाहूंगा 3 लाख का है, जो दोनों तरफ डबल एंट्री इसलिए है क्योंकि केंद्र से बिलासपुर को भूमि अधिग्रहण के लिए 3 लाख रुपए की राशि एक सहायता के रूप में कुछ समय के लिए दी गई थी। कुल 4,51,000 उनको दिया गया था, जिसमें 1,51,000 रुपए सहयोगी था जो वापसी नहीं होना था और 3 लाख रुपया वापिस आना था। तो हमने 15/7 को बिलासपुर को 3 लाख रुपए दिया था, जो कि उन्होंने 1/8 को वापस कर दिया था 3 लाख। तो इसलिए वो एंट्री आपको दोनों तरफ दिखेगी। तो इसको देखते हुए जो इकाइयों से सदस्यता राशि आई, सहयोग राशि आई, वो सबको देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में अभी तक में बैंक से जो हमें ब्याज मिला वो करके 13,71,430 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। खर्च में 7,37,267 रुपया है, जिसमें चुनाव का भी खर्च है। चुनाव में हमने अगरिया समाज के चुनाव में 69,878 रुपीज खर्च हुए हैं। 1,51,000 रुपये उसमें हुआ है। 1-1.5 लाख की राशि जो खर्च बता रहा हूं उसमें महुआडीह इकाई को जो राज्यपाल द्वारा समाधिक भवन के निर्माण के लिए दी गई थी वो राशि भी है। तो अगर देखें बड़ा खर्च में हमारे देखें जो 7,37,267 रुपए आपको बैलेंस शीट में दिखेगी, उसमें 1.5 लाख रुपए महुआडीह इकाई को वापसी है जो राज्यपाल द्वारा केंद्र के खाते में आई थी भवन के निर्माण के हेतु। 3 लाख रुपए बिलासपुर इकाई का है, 1,51,000 बिलासपुर इकाई को सहयोग है। तो ये मुख्य खर्च है। दूसरा बड़ा खर्च हमारा 69,878 चुनाव का है और 52,675 रुपया हमारा आम सभा का खर्च है। ये 5 प्रमुख खर्चे हैं जो हमारे इस 6 महीने में हुए हैं। 23-24 का अब हाँ, आम सभा का खर्च 52,600, उसमें भी वो आधा उन्होंने दिया है।
ये अप्रैल नहीं, ये अप्रैल टू आज 30 सितंबर तक के डेट का क्लोजिंग है। अब ऑडिट वाला जो है, अब जो मैं चीजें दूंगा नए कोषाध्यक्ष जी को, उसमें है ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट वाली फाइल, जिसमें सन वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर वित्तीय वर्ष 22-23 तक का है। वित्तीय वर्ष 23-24 का ब्यौरा जो मैंने अभी बताया खर्च का। केंद्रीय खाते का पासबुक वो रह गया, मोहन कौशिक जी के पास है, तो मेरा कोषाध्यक्ष जी से निवेदन रहेगा वो उनसे ले लेंगे, है ना, वो रह गया उनसे लेना, वो क्योंकि उसी बैंक में पोस्टेड है, तो पासबुक अपडेट कराने और वो करने के लिए वो उनके पास रहता है। फिर है चेकबुक केंद्रीय खाते का, जिसमें अभी जो निरंक है, चेक नहीं कटे हैं, वो वाली है एक चेकबुक है। हमारा रसीद बुक है 30 नंबर की, जो सदस्यता राशि के लिए काटी जाती है। रसीद बुक क्रमांक 31 है, जो कि सहयोग राशि के लिए काटी जाती है। तो 2 रसीद बुक ये चल रही है, सदस्यता के लिए अलग, सहयोग राशि वाली अलग। एक अभी चुनाव के लिए जो रसीद बुक हुई वो अलग उपयोग हुई थी, जिसमें 25 रसीद कटे हुए हैं, जो नामांकन फॉर्म बिक्री, नामांकन जिन्होंने लेने के बाद नामांकन भरा उसका। तो एक रसीद क्रमांक बुक नंबर 36, 3 रसीद बुक अभी समझ लीजिए चालू स्थिति में है। फिर 3 रसीद बुक 33, 34, 35 जो ब्लैंक है वो है। पुराना उपयोग किया हुआ रसीद बुक एक है, क्रमांक 1201 से 1300 तक, वो उपयोग हो चुका है। एक पुरानी रसीद बुक उपयोग में जो चल रही है, जिसमें से कुछ बचा हुआ है, 3501 से 3576 तक कटा हुआ है, 3577 से 3600 उसमें बचा हुआ है। और नगद राशि 10,700 की है। हाँ, कैश में, जो कैश में हमें अभी चुनाव अधिकारी से प्राप्त हुआ बेसिकली, पहले हमारे पास नगद नहीं था, बट चुनाव अधिकारी के पास जो नगद प्राप्त हुआ था वो खाते में जमा नहीं हुआ था, वो नगद राशि हमने उनको जो प्राप्तियां हैं उसमें से जो नामांकन वापसी है और जीते हुए उम्मीदवारों को जो वापसी है वो घट के बाकी 16,700 रुपए, और मतदाता सूची बिक्री में उनको 16,700 रुपए की प्राप्तियां हुई, उसमें से 6,000 उन्होंने वापसी की, 10,700 रुपए की प्राप्ति में रकम बची हुई है जो नगद मुझे प्राप्त हो गई है। बाकी जो खर्च हुआ है 69,878 का, उनको हमने चेक उनके नाम से व्यक्तिगत काटा है। सारे बिल्स जो हैं वो इसमें लगे हैं फाइल में, जो पेड में व्यू कर दिए गए हैं। एक चेक आपको स्थिति बता दूंगा, जो नगद और अकाउंट की स्थिति में ऐसा है, ये इस वक्त अकाउंट में बैलेंस जो है वो 6,96,501 रुपया है, कैश इन हैंड 10,700 है, तो 7,07,201 रुपए आज के डेट में केंद्रीय खाते के पैसे हैं। इसमें अब चेक आउटस्टैंडिंग है जो हमारा घटेगा 3,160 रुपए। आई के कौशिक जी को चेक काटा गया है, जो उनके खर्च थे, जो पेड बाय मी करके बिल इसमें लगे हुए हैं, जो अभी नहीं पेड हुए थे। और चुनाव अधिकारी श्री गेंद सिंह कौशिक जी का चेक है, जो 69,878 का है। तो 7,07,201 रुपए से अगर हम आउटस्टैंडिंग चेक 73,038 रुपए का काट देते हैं, तो हमारे पास जो केंद्र में इस वक्त राशि है वो 6,34,163 रुपए की है। ये स्थिति है। अब बाकी 2 शब्द और कहना चाहूंगा। जो मुझे लगता है आर्थिक सामाजिक विकास की तो बाकी जो सब होगी, बट आर्थिक में मुझे लगता है समाज के रूप में आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है। तो इस पहलू पे भी नई केंद्र का प्रबंध कारिणी से मेरा निवेदन रहेगा, इस पे विचार करें। क्योंकि जैसे बिलासपुर में हमें भूमि मिला हुआ है, कापन में हमारे पास भूमि है, और मेरे ख्याल से पोड़ी में भी भूमि है, तो 2-3 जगह भूमि है, वहां भूमि का निर्माण कार्य होगा या और भी कोई अन्य खर्च जो सामाजिक स्तर पे कर रहे हैं। तो ऐसे देखने में 6,35,000 हम जो जहां से चले हैं वहां से ये रकम बहुत बड़ी है, मगर ये रकम इच्छा से आई वाली रकम नहीं है। तो मैं अगर मेरी व्यक्तिगत सोच में बोलेंगे तो मैं इसका बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूं। इच्छा से आई हुई रकम से अगर समाज का कोष भरे तो मुझे ले वो प्रसन्न करेगा। तो इस और नई प्रबंध कार्यकारिणी के सहयोग से कुछ करे तो वो एक अच्छा उपलब्धि रहेगा। बाकी धन्यवाद। अब हमारी जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल आपका साइन, आपका साइन करते, हाँ बिल्कुल, साइन करो ना।
आपका सही है। दे रहा हूँ एक तो तक चल रहा कल का बैलेंस बताएंगे, हूँ, बता रहा हूँ। मिला के दिया बिल्कुल। ये 6,96,501 रुपये, ये तो इस यहाँ के जोड़ है ये इस ये बैलेंस है अपना। ये बैलेंस फाइनेंस बैलेंस कल कल का। के डेट पे बैलेंस ये है जो बैंक बैलेंस में है। तो 6,96,000 में भी आप 6,96,501 रुपया नगद बैलेंस है। और नहीं, इसमें तो चेक काटे ना आज आप। मैं काटा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, उसी को तो बता रहा हूँ। देखिए ये गिनिए 10,700 रुपया, इसको गिन लीजिए। $10,700। 10,700 हुआ, तो ये दो फिगर मिल गई आपको, ठीक। 6,96,501, 10,700, ये आज के डेट का स्टार्टिंग है। अब दो चेक जो मैंने काटे आपको बताया, 3,160 रुपया, चेक नंबर 265,860 आई के कौशिक जी को, 69,878 गेन सिंह कौशिक जी को, 265,861, ये आउटस्टैंडिंग है हमारा, जो अभी पेमेंट जाएगा 73,038 रुपया। इसको करके फाइनल बैलेंस आएगा 6,34,163, ठीक। क्योंकि इसमें ये 10,700 बिल्कुल। तो हो गया 6,96,000। ये दोनों जोड़ के ये आ गया, 7,000 है, ठीक। और ये चेक क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, उनके भुनाने के बाद इतना बचेगा। फाइनल बैलेंस जो बचेगा। आज का हमारा पैसा आप अगर खर्च के लिए देखेंगे तो ये है, क्योंकि ये चेक कट गया है, माने ये पैसा उस व्यक्ति का हो गया, ये खर्च हो गया हमारे बुक से, ये पैसा हमारा है केंद्र के खाते में। नहीं, वो एक चीज है, थोड़ा कोषाध्यक्ष महोदय दोनों सुनेंगे, ये आप ही लोगों की बात को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब इकाई का गठन अलग अलग तिथियों में अलग अलग महीनों में लोग करने लगे, तो हम लोगों ने, मैं तर्क भी दिया कि यदि बच्चा जुलाई में एडमिशन लेता है तो उसकी जितनी फीस ले जाती है, वो यदि दिसंबर में भी एडमिशन ले रहा है तो भी वो संस्था उतनी ही फीस लेती है। तो हम लोगों ने मई को मार्च से लेके अप्रैल तक का रखा था, परंतु आया नहीं, तो उसका विरोध या प्रत्युत्तर ना करके जितना आया वो जाते रहा। डायरेक्ट केस में बहुत ही कम आया है इनके पास, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं आया, कभी मोहन के पास आया, जमा हो गया। तो हमने कहा चलो ये तो अब सभी इकाइयों का गठन हो गया, इस साल से वित्तीय वर्ष 2023 और 24 से प्रयास करेंगे कि उसको जनवरी और दिसंबर से ना करके एडजस्टमेंट करके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का करें, जिससे कि ऑडिट में सुविधा हो। तो अभी क्या है, बिना हमसे सलाह के या अपने हिसाब से पैसा लिए, और हम तो 4 महीने का लेंगे, हम तो 6 महीने का लेंगे, हम तो जनवरी से दिसंबर करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहे, क्योंकि ये स्थिति रोलिंग में चल रहा था। तो मैं अंकेक्षक महोदय से कहूँगा, आग्रह करूँगा कि थोड़ा उस संबंध में ये जो रसीद पुस्तिका है, ऑडिट और वित्तीय सर्कुलेशन के संबंध में है, हाँ वही ऑडिट के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम में आदरणीय मंच उपस्थित सामाजिक सदस्यों, वैसे तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस और ऑडिट होने का काम सचिव और कोषाध्यक्ष और अंकेक्षक मिल करके करते हैं, लेकिन चूंकि टीम वर्क है और मैं खासकर बिलासपुर में रहता हूं, और जो हमारा सीए नियुक्त हुआ है श्री BS अघरिया जी के समय से, सचिव जब वो थे तो शायद उन्हीं के द्वारा या उसी बॉडी ने सीए को नियुक्त किया था।
तो मैं वहाँ रहता था, तो मेरे लिए आसान हो जाता था और बाकी सदस्यों के लिए आसान हो जाता था, तो मैं उसमें कोऑर्डिनेट करता था काम करने में। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो वित्तीय वर्ष है कि कैलेंडर ईयर है, तो वैसे तो उसको वित्तीय वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई सदस्य या कई इकाई क्या करते हैं, लेट कर डालते हैं, नहीं देते हैं, तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम शो करेंगे, तो जो ऑडिटर सीए है वो उसी के हिसाब से उसको ऑडिट कर देता है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको हम रेगुलाइज कर पाएँ, लोगों को समझा पाएँ, इकाइयों को, कि आप फाइनेंशियल ईयर में इसको जमा कर दें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, अभी जैसे इसके बारे में बात हो रही थी रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में, तो पहले वो ऑडिट करते हैं, ऑडिट करने के बाद धारा 27-28 का पूरा बंडल बना कर मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स बना के उसको वहाँ जमा करना पड़ता है। तो उसमें 2000 का चालान लगता है और एक लेटर रहता है जिसके साथ उसको वहाँ भेजना पड़ता है, जो ऑडिट जो सीए जो है ऑडिट करके देता है उसको। आपको मालूम होगा, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ये है। जो नियमावली की बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली नियमावली को कार्यकारिणी में रखा गया, प्रबंधकारिणी में डिस्कस किया गया, उसके बाद फिर आम सभा में उसको अनुमोदन किया गया। उसके बाद फिर जब हम धारा 27-28 रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करते हैं, तो डिसाइड हुआ कि भाई उसी के साथ इसको जमा कर दिया जाएगा। जब हम लोग उसको जमा करने के लिए भेजे यहाँ से, तो वहाँ से जवाब आया कि ये जो नियमावली में जो संशोधन है वो ऑफलाइन नहीं होगा, उनका कहना था कि ऑनलाइन होगा। और आजकल पंजीयन ऑफिस में पंजीयन भी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। अब मैं पता किया कि कैसे होगा करके, तो बिलासपुर में एक सेंटर है, वहाँ पता चला कि उसको ऑनलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए 2-3 शर्तें और बताई उन्होंने। पहला, जो वर्तमान प्रबंध कारिणी की सूची है वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ से प्रमाणित प्रति निकलवाना पड़ेगा, 1 प्रति। उसके बाद जो हमारा समिति का पंजीयन है उसका एक कॉपी देना पड़ेगा, वो तो है हमारे पास। और कंपेरेटिव चार्ट बनाना पड़ेगा कि पहले क्या था नियम, अभी क्या है और चेंज होने का कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें करके देने से जमा होगा बोला। तो ये सब, इसमें थोड़ा सा मेरा बीच में समस्या भी आई, उसके कारण थोड़ा डिले हो गया और ये नहीं हो पाया है। तो इसको आप लोग कृपया आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है रसीद बुक का वितरण। तो इसमें 1 से लेकर के 31, चाचा आप कर रहे थे कौन नंबर, 36 नंबर है, 31 ले लिए ना। तो ये इसमें है कौन कौन सी इकाई को दिया गया है करके, और उसके बाद बाकी जो बचा है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया उनके पास है। पर आने वाले समय में उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया। इसमें एक मैं बात रखना चाहूँगा अपना, जो मेरे को व्यवहारिक दिक्कत आता था। जैसा कि मैं पहले बोला कि हम टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, और टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम होता है तो हम अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे देते हैं खर्चा करने के लिए। उस समय क्या होता है, खर्चा तो हो जाता है, लेकिन जो उसका बिल उस डेट पे जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और उसके लिए आप उसके पीछे पड़े रहो, बात करते रहो, वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या फिर कुछ जो जरूरत का नहीं है वैसा टाइप का बिल आ जाएगा। इसके लिए मैं सचिव महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मैटर में थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा। जब खर्चा हो तो उसी डेट के आसपास का बिल आप तुरंत कलेक्ट करके अपने फाइल में रख लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि उसके कारण आपका डिले होते जाएगा, और लोग बोलते हैं कि ये अभी तक नहीं कर पाया। कारण आप नहीं है, आप उसको डिले नहीं कर रहे हैं, जो लोग आप डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, अब वो आपको डिले कर रहे हैं, और जिसका ब्लेम कोषाध्यक्ष या सचिव को सहना पड़ता है कि इन्होंने नहीं कराया, इस टाइप की समस्या आती है। तो ये सारी बातें हैं। उसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है उसमें कार्यवाही विवरण होता है पूरे सत्र भर का, फाइनेंशियल ईयर का, तो वो भी उसके साथ जाएगा, एक कॉपी। मिनिमम कितने वर्ड हैं?
उसमें तो हमारा नियमावली में 12 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 4, 5, 6, 7, 3 तक भी उन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। हमारे टीम में एक प्रवक्ता की भी भूमिका रहती है। एक्चुअल में क्या है, प्रवक्ता की भूमिका हम लोग इसलिए रखते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है और उसमें उनकी तीव्र इच्छा रहती है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज की बैठक में क्या चल रहा है, प्रबंधकारिणी में क्या चल रहा है, कार्यकारिणी में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी के लिए मतलब काफी उत्साहित रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है मतलब पदाधिकारी वहां पे अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो हमने प्रवक्ता को अधिकृत करके रखे हैं कि कहीं भी कुछ जवाब देना है, स्टेटमेंट देना है तो प्रवक्ता के माध्यम से दिया जाए। तो उस कार्य के लिए हमारे बीच में श्री दिलीप कौशिक जी अपना भूमिका निभाए। मैं आज इस कार्यक्रम में श्री दिलीप कौशिक जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय मंच, आज हम छत्तीसगढ़ अगरिया समाज विकास समिति के पद हस्तांतरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उसी के तहत आज यहाँ हम हमारे जो निवर्तमान प्रबंधकारिणी नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी को अपना पद हस्तांतरण कर रहे हैं। अभी 22/5/2022 से मेरे को श्री आई के कौशिक जो अध्यक्ष बने थे 22/5 को, उसके बाद ही अपना प्रवक्ता नियुक्त किए थे। तो इस बीच में डॉक्टर आई के कौशिक के प्रयास से इसके पहले समाज 2 भाग में बटा हुआ था, आप लोग को तो सब जानकारी है। और आई के कौशिक के नेतृत्व में प्रथम बैठक जो हुआ था मधुपार में, वहीं से समाज फिर एक मंच में आया है। एक सूत्र में डॉक्टर आई के कौशिक के प्रयास से सब एक माला के रूप में फिर पिरोए गए हैं। तो मैं अभी जो नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी से निवेदन करूंगा कि जो आई के कौशिक ने अपना समाज को फिर संगठित करने के जो बीड़ा उठाया था, उसी को अपना आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारी जो टीम है छत्तीसगढ़ अगरिया समाज विकास समिति, ये कॉमन सोसाइटी से पंजीकृत है। हमको उनका भी नियम का पालन करना होता है और समाज का हमारे जो नियम है उसको भी जो हमारे सदस्य हैं उनकी भाव को लेके आगे बढ़ना होता है। इस बीच में नियम का पालन कराने के लिए बहुत सारे वाद विवाद भी होता है और उस वाद विवाद में अध्यक्ष और सचिव टारगेट में आते हैं और उस प्रकरण से संबंधित सदस्य या उस प्रकरण से संबंधित इकाई और जो पदाधिकारीगण हैं उनके बीच जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें सामंजस्य बैठाने का कार्य या सलाह देने का कार्य हमारे बीच में विधिक सलाहकार महोदय जी की भूमिका रहती है। और हमारी टीम में श्री जी पी कौशिक जी उस भूमिका को बहुत अहम तरीका से निभाए हैं। उनका सहयोग हमको हमेशा मिला है, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिला है और उनकी मार्गदर्शन से ही हमने आगे बढ़ा है और इस स्थिति तक पहुंचे हैं। आज मैं इस गरिमामय कार्यक्रम में श्री जी पी कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना इस बीच की कार्यकाल की अनुभव है उनको हमारे बीच शेयर करेंगे। श्री जी पी कौशिक जी। सभी को मैं हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि अभी की परिस्थिति से मेरा अर्थ चुनाव के पश्चात की परिस्थिति, इसमें सामंजस्य है।
दोनों पक्ष ने सामंजस्य के रखा है और बहुत स्वाभाविक है कि चुनाव का अर्थ कोई दुश्मनी भाव नहीं होता, प्रतिद्वंदिता होता है और प्रतिद्वंदी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस द्वंद्व से निकलकर निर्द्वंद भाव से समाज के प्रति कार्य करने का, उसमें सहयोग करने का जो भाव दिख रहा है, ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। रही बात, कभी कभी ऐसी अवसर आता है कि कोई विधिक प्रश्न उठ गया तो सलाह देने का है। मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में जो प्रारंभिक नियमावली बनी थी उसका भी रचना किया। आवश्यकता अनुसार, चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक हो, प्रबंधकारिणी की बैठक हो, अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार समाज हित में क्या हो सकता है इसकी सलाह दिया। किसी पक्ष को ये भी बताया कि थोड़ा नम्र हो जाओ, समाज हित में ये भी अच्छा है। समयानुसार ये भी कहा कि नहीं, थोड़ा उग्र हो जाओ, समाज हित में ये भी अच्छा है। परिस्थितिवश व्यक्ति को समाज के हित में व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत हित को छोड़कर समय समय पर अपने गतिविधि को बदलना पड़ता है। बहुत लंबा अवसर रहा। हर समय गठित समिति का एक सम्मानजनक स्थान मिला। हर संभव एक मत होकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य होता रहा। आगे भी मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि नया प्रबंधकारिणी समाज के मूल उद्देश्य को लेकर, जो हमारे नियमावली में लिपिबद्ध है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्य आनुषंगिक परिस्थितियों को उसमें समावेश करके पूर्व के कार्यकारिणी, प्रबंधकारिणी और आम सभा में लिए गए विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखकर उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये कार्य करेगी। आवश्यकता पड़ने पर मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। इसके साथ ही मैं नए प्रबंधकारिणी से निवेदन करता हूं कि हमारे समाज में मुझे छोड़कर लगभग 10 से अधिक इस व्यवसाय में जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमको भी इसमें द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति सामने लाना चाहिए, उनके भी कार्य का अनुभव लेना चाहिए। तो इस पद में और भी कोई नवयुवक हैं, उनका मनोनयन करिए और आवश्यकता पड़ने पर मैं हर समय, चाहे वो रात हो दिन हो, आपके साथ रहूंगा। इस आश्वासन के साथ आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं अंत में मैं अपने पूरे टीम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जो पूरा ऊर्जा के साथ समाज के लिए कार्य किए और एक टीम वर्क की तरह एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य किए। इसके लिए मैं हृदय से उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज के बैठक के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे टीम से जाने अनजाने कहीं पर भी किसी को कोई चोट पहुंची है, किसी की विचार आहत हुई है, उसके लिए मैं अपने पूरे टीम की तरफ से समाज से माफी मांगता हूं और अपना सदस्य मान के क्षमा देंगे और
अब मैं अगला कार्य को आगे बढ़ते हुए निर्वाचित पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अब से, इस समय से, इस काल से अपना स्थान बदल लें और हमारी जो पद थे उसमें सभी जो पदाधिकारी हैं वो पद ग्रहण हमारी टीम की ओर से अध्यक्ष महोदय की तरफ से हो गया है और आगे की कार्यवाही अब मैं वर्तमान सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। छत्तीसगढ़ अघरिया समाज विकास समिति का ये हमारी पहली बैठक आज हो रही है। आज कार्यभार हस्तांतरण के पहले हमने नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनका इसीलिए पहले बैठक लिया था कि भाई आज के इस कार्यक्रम में शालीनता के साथ, समाज भाव के साथ एक बात मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव होगा ठीक बात है, नहीं होगा ठीक बात है, और चुनाव से जब आए हो तो आप लोग अघरिया ही रहेंगे, हारने के बाद कोई धोबी कुर्मी नहीं हो जाएंगे। इसलिए समाज सेवा में अपनी ये सब पैनल वाइज को अपनी निजी स्वार्थ को छोड़ के समाज की सेवा, लोगों का आशा बहुत है हम लोगों के ऊपर, तब हम लोगों को इतने बहुमत के साथ इस पद के लिए नियुक्त किया है और उसके साथ निश्चित रूप से आप न्याय करेंगे। इसकी हमने एक बैठक ली थी और उसमें हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अनुभव का निश्चित रूप से समाज को लाभ होगा। मैं चाहूँगा कि आज के इस नए कार्यकारिणी का परिचय हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय श्री हिलेश्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना नए पदाधिकारियों का परिचय आज के इस गरिमा में मीटिंग में परिचय कराने का कष्ट करेंगे। बोले गजानन स्वामी की। हमारे इष्ट देव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार से हम अपेक्षा कर रहे थे जैसे उन वैसे ही शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवहारिक ढंग से पद का हस्तांतरण हुआ है। ये होना ही चाहिए और कहीं कोई दुविधा नहीं था। सिर्फ छोड़ दें व्हाट्सएप ग्रुप को तो ठीक है, वो अपने हिसाब से कहीं से सुनी सुनाई या विचार से करते हैं। स्वतंत्र मंच है, लोकतंत्र है, चलते रहता है। आप सभी इस पद हस्तांतरण में उपस्थित हुए। मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय दिए। अतिथिगण, पुराने पदाधिकारी और मेरे साथ मेरे नए टीम, इस प्रकार के चुनाव से हम लोग आए हैं, चुने गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा चुनौती है पहले की अपेक्षा, और वो हम चुनौती स्वीकार करेंगे। और बहुमत से आए हैं तो बहुमत का विश्वास और अल्पमत का आदर बिल्कुल लेके चलेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आप लोग उपस्थित हुए सभी बुजुर्गों का और छोटों को भी प्यार और अपना परिचय उपाध्यक्ष महोदय देंगे। मेरा सभी को प्रणाम। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ अघरिया विकास समिति के चुनाव हुए से उमा ये उपाध्यक्ष के जो पोस्ट है ओकर पर मोला निर्वाचित करे आप मन, एक लिए मैं सबला प्रणाम करत हूँ।
और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे गांव में छोटा मोटा पंचायती या गांव के सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा मोड़ा योगदान देवन वो अलग मैटर है। आज इतना बड़े वृहद रूप से हमारे समाज जो विकसित समाज में इतना बड़े जवाबदारी पद में आए हैं तो बोला तो अपने आप में अजीब टाइप लगा थे कि निर्वाह कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, मगर आप मन के जो विश्वास आप मन इस लायक समझ के मोला मैदान में उतार के निर्वाचित करे है तो लगते कि मैं हमेशा आप मन के सहयोग की अपेक्षा रखूं, तब मैं इस कार्य में कुछ आगे बढ़ पाऊं और सीख पाऊं। अभी उतना ज्यादा तो मैं अनुभवी ये समाज के मतलब इससे नहीं हूं। बड़े भैया मन के आप सभी रिश्तेदारी से जुड़े हैं, आप मन के पीछे चल चल के थोड़ा सा कुछ सीखे मिली से, और बाकी अब एक टीम गठित हो गए है प्रबंध कार्यकारिणी के, कुछ अनुभव यतिल मिली और मैं चाहता हूं अपन व्यक्तिगत रूप से अब एक टीम गठन हो है 5 साल के लिए। तो आप मन से बस रिक्वेस्ट है, आप मन से प्रार्थना है कि समाज ला आगे बढ़ाए, जब भी ये टीम ला जरूरत पड़ी आप मन के तो सहयोग प्रदान करिए। और बस इतना ही कहना चाहता हूं। और मोला व्यक्तिगत रूप से जानकारी कुछ हासिल करना है तो आप मन से विश्वास रखूं, मोला रास्ता दिखा और समाज के लिए कुछ कर सको, इसके लिए मोला मार्गदर्शन दिला। बस इतना ही कहना चाहता हूं। और आप मोला ये प्रबंध कार्यकारिणी में आप ही मन के बदौलत में बैठे हों, तो आप मन से मैं भरपूर सहयोग की उम्मीद करत हूँ कि जहाँ भी हमला जरूरत पड़ी वहाँ आप मन से हमला सहयोग मिली। बस इतने से। मैं श्रीमती अंजनी कश्यप, परम सम्माननीय मेरे गुरुजन दोनों कौशिक सर, बैठे हुए समस्त मेरे पिता तुल्य मेरे बंधुगण और मेरे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के मेरे सदस्यगण, मैं तो बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह हूँ। मेरे को अभी आप सबकी ही आवश्यकता है, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जानकारी के लिए मैं सबसे अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरे पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य, मेरे भाई, मेरे भैया लोग, सब लोग और अभी मेरे जो टीम के सदस्य हैं मुझे इसे अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने इस कार्य को करने के लिए, सफलतापूर्वक करने के लिए अपना तन मन तो लगाऊंगी ही, समय भी दूंगी, लेकिन आपके सहयोग के साथ ही। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह नर्मदा, जन्म स्थान ग्राम रसौटा, वर्तमान इकाई ग्राम अकलतरा। मैं आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस नए प्रबंध कार्य के लिए कोषाध्यक्ष पद के निर्वाचित किए हैं। कोषाध्यक्ष का पद समाज के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब सही ढंग से रखना, ये दायित्व मैं आप लोगों को सहयोग से कर पाऊंगा। मैं निवर्तमान कार्यकारिणी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने अपने कार्यकारिणी का संचालन किए हैं, वैसे ही हमारे कार्यकारिणी को समाज के विकास, समाज को गति प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। रह गई सवाल निर्वाचन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रजातांत्रिक संस्था होती है। उस सभी संस्थाओं में आप सब वाकिफ हैं, यहाँ टोटल बुद्धिजीवी बैठे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह की, कुछ नहीं बोला इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो उसमें एक औपचारिक प्रक्रिया है ताकि स्वस्थ परंपरा से हमारा जो कार्यकारिणी है उसका गठन हो सके। तो मैं आप सबसे आशा रखता हूँ हमारे सभी नवनिर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी को आप सब पूर्व निर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी करेगा। साथ ही जो नहीं आए हैं उस समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि समाज विकास के लिए वे अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आप सबको नमन करते हुए विराम देता हूं। जैसा कि परिचयात्मक के बाद, परिचर्चा के बाद
आगे की कार्यवाही शुरू करने के पहले मैं दो चार बातों को कहना चाहूँगा कि पूर्व सचिव और पूर्व या निवर्तमान पदाधिकारियों की जो सूची या जो है एक ठो उसमें थोड़ा सा सभी ग्राम इकाई के अध्यक्ष सचिव की अगर सूची और फ़ोन नंबर हो, हाँ, तो वो और बेहतर हो जाएगा कॉन्टेक्ट वगैरह से। नहीं, उस व्यवस्था को अडॉप्ट करने के लिए भी हम लोग अभी 1 घंटा पहले बैठे थे, तो उसमें चर्चाएं भी हुई कि भाई किसी भी व्हाट्सएप का जवाब कौन देगा, या लोग अभी जैसे जिस हिसाब से चल रहा था वो अच्छा बात है कि ना आपकी तरफ से उसमें कोई कमेंट्स आया ना हम लोग की तरफ से कोई कमेंट्स आया। ये बहुत माने सुलझे हुए पदाधिकारियों की एक पहचान है कहना चाहिए, नहीं तो वही विवाद के कारण हो जाते। और आज 1-2 लोग हमने को पूछा भी कि कल हमको पूछे भी कि ये मीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए हमने पुनः उस इसको न्यूज को पुनः हमने उसमें प्रसारित किया कि नहीं भाई, एज इट इज निर्धारित तिथि के हिसाब से ही आज का कार्यभार हस्तांतरण होगा। तो एक अच्छी माने सौहार्दपूर्ण वातावरण का यही मतलब है, और सुलझे हुए पदाधिकारियों के आने या समाज हित में सोचने की एक विचारधारा है, वो एक अच्छी सोच है। तो मैं निश्चित रूप से इस नई कमेटी की ओर से जितने भी आप लोग उपस्थित हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि समाज हित में काम करेंगे हम लोग, और जब जब हमें आवश्यकता होगी, जैसे सभी ने कहा है, आप सभी से सहयोग लिया जाएगा। मुझे विश्वास ही नहीं अपितु आशा भी है कि आप लोग समाज हित में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, और आने वाले समय में एक समाज, एक नई दिशा, ये सब चीज़ों को भूल के एक नई दिशा की ओर बढ़े। इसी शुभकामना के साथ मैं अगले आशीर्वचन या उद्बोधन हेतु मैं निर्वाचन अधिकारी श्री जैन सिंह कौशिक जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आज इस निर्वाचन अधिकारी के रूप में या आने वाले समय में क्या हमारी रूपरेखा होगी या मार्गदर्शक हो, प्रशस्त हो, इस बारे में अपनी उद्बोधन व्यक्त करें। श्री जैन सिंह कौशिक जी। छत्तीसगढ़ अघरिया समाज विकास समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, निवर्तमान पदाधिकारी, निर्वाचन का कार्य मेरे द्वारा संपन्न कराया गया। वैसे जब पहले बार निर्वाचन अधिकारी के लिए प्रस्ताव आया तो मेरे को ज़्यादा संकोच नहीं था कि शायद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं स्वीकार कर लिया था, लेकिन थोड़ा कठिन कार्य है। और धीरे धीरे जब समय बढ़ते गया, आगे आते गया, तो और कठिन लगते गया। फिर भी कुछ सर्विस काल के अनुभव आदि से, चाचा जी से सलाह लेकर और इधर उधर कार्यालय से भी सलाह लेकर कार्य को संपन्न कराया गया। फिर भी कुछ कमी रह गई, जैसे मतपत्र छपने के बाद चाचा जी से भी माने प्रस्ताव आया कि भाई उसमें सीरियल नंबर नहीं देना है, या पता लिख गया था, गलती हो गया था, लेकिन तत्काल प्रेस वाले को बोला मैं, तो चूंकि एक पद का वो छाप चुका था, इसलिए उसको सभी में वैसी रखने दिया। मतदाता सूची मुश्किल से 20 इकाई का मिला था उस दिन, बाकी इकाई 8-10 इकाई बहुत बाद में अंत तक मतदाता सूची प्राप्त हुआ, लेकिन किसी तरह से उसको भी पूरा करा लिया गया। और अपने गांव माने जांजगीर से भी और 2-4 टीम लेकर उसको पूरा किया गया। कुल 5175 मतदाता थे। उस हिसाब से सभी को मतपत्र का वितरण हुआ। 3995 मत पड़े थे, लेकिन कुछ कुछ पेटी में एक मत कम प्राप्त हुए थे, तो जो पेटी से प्राप्त हुआ मत उसी की गणना की गई। अध्यक्ष के लिए 3995 मत, वरिष्ठ सह सचिव के लिए भी अध्यक्ष के लिए 3994 मत मिले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए भी 394 मत, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 393 मत, और सचिव के लिए 3995, वरिष्ठ सह सचिव के लिए 3995, कनिष्ठ सह सचिव के लिए 3993 और कोषाध्यक्ष के लिए 3995 मत प्राप्त हुए। उसके आधार पर गणना की गई और परिणाम तो सभी जानते हैं, उस हिसाब से निकला। इसके बाद थोड़ा सा त्रुटि हो गया है पैसा रिफंड में। वास्तव में जो विजयी प्रत्याशी हैं उनका पैसा सहयोग के रूप में समाज में जमा होना है, और मेरे को लगा कि विजयी को वापस करना है, हारे हुए को वापस नहीं करना है।
तो जो हारे हुए उनका तो जमा होगा ही, विजयी प्रत्याशी की भी पैसा सहयोग को वापस होगा। तो जिनको जिनको मैं दे चुका हूँ, कृपया वो अब वर्तमान कोषाध्यक्ष को 500 रुपया सहयोग के रुपया में वापस कर देंगे। नहीं, और इस तरह से चुनाव का कार्य संपन्न हुआ। अपेक्षा हाँ, तो नाम 37 नामांकन फार्म बिके हुए थे। हाँ, सैंतीस नामांकन बिके हुए थे। उसमें से 25 के द्वारा नामांकन फार्म भरा गया। 25 कैंडिडेट, वापसी में 5 कैंडिडेट वापस किए, 20 जने चुनाव मैदान में थे। और इस तरह और अपेक्षा अनुरूप इतनी उम्मीद नहीं थी कि 77% वोटिंग हुआ है। तो ऐसे लग रहा था कि इतना वोटिंग भी नहीं होगा। 7 मत है तो कुछ खारिज अधिक होंगे। अनुमान ये था, कई लोगों का फोन भी आता था कि 10-20% तो खारिज हो जाएगा, 7 मत है आखिर कैसे दें। इसीलिए उसमें जो मत पत्र में हस्ताक्षर को हटाकर अलग से प्रपत्र में हस्ताक्षर दिया गया कि 7 दस्तखत न करना पड़े। उसके बाद जब देखे उसको तो मात्र 1.6% वोट ही खारिज हुए थे। किसी में 50, किसी में 64, किसी में 87, किसी में अधिकतम 87 और न्यूनतम 64 मत खारिज हुए थे। माने 1.6 मोटा मोटा आता है। तो ये जैसा भी है कार्य संपन्न हो गया। इस बीच बहुत सारे वार्ड साहब नाम जोड़ने के लिए आया, अन्य ग्रुप से या ग्रुप से भी आ रहा था, लेकिन चूंकि वो बहुत बाद में आया, जितने आए थे 4 तारीख तक उस सबको जोड़ दिया गया था। और विवाद भी हुआ था। एक इकाई ने तो चुनाव बहिष्कार करेंगे भी बोल रहे थे, व्हाट्सएप में पूरा डाल दिए थे। हालांकि इसमें विवाद नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये चुनाव देना नहीं देना उनकी मर्जी थी। और बाद में वो लोग भी शरीक हो गए और अच्छे से कार्य संपन्न हो गया। और जो जिम्मेदारी आप लोग दिए थे वो मैं अपनी शक्ति अनुरूप जैसा हो सका किया हूँ। और अब विजयी हो गए हैं। चूँकि ये समाज का चुनाव था, समाज चुनाव होने के बाद सभी समाज के हैं। और जैसे चाचा जी बोले कि प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कोई आपसी माने वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। सब एक साथ फिर समाज को आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे, समाज उत्थान के लिए, और जितना हो सके करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से एक चुनाव कराना एक बहुत ही कठिन कार्य था। इस परिवेश में, इस परिस्थिति में लोगों को व्यवस्था देना, लोगों को ये करना। हम लोगों के पास भी आया था कि एक ग्राम इकाई बहिष्कार कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमने भी समझाया कि भाई ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप निश्चित रूप से वोट डालिए। और चुनाव का बहिष्कार करना कोई निर्णय नहीं है, इसलिए उसमें ये हुआ और उसमें आपने सफलता पाया। इसके लिए इस पूरी टीम की ओर से, छत्तीसगढ़ अघरिया समाज विकास समिति की ओर से आपको निर्वाचन अधिकारी के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से, अंतरात्मा की आवाज़ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह समाज सेवा में जब जब जरूरत पड़ेगा आपका निश्चित रूप से सहयोग करते रहेंगे। और इसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर्यभट्ट सांडिल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आज के इस गरिमामय पद हस्तांतरण की बैठक में अपनी उद्बोधन व्यक्त करेंगे। श्री आर्यभट्ट सांडिल जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, आज का ये पद हस्तांतरण का कार्यक्रम, इसमें निवर्तमान पदाधिकारीगण और वर्तमान पदाधिकारी के साथ साथ एक पूर्व पदाधिकारी भी उपस्थित है। मैं सबसे पहले श्री लखेश्वर अघरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नवनिर्वाचित पवन कारिणी की तरफ से मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। चुनाव संपन्न हुआ है। जब से प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई थी, हम सब इसके गवाह रहे हैं कि किन किन तरीकों से चुनाव
हुए हैं। श्री तीराम कौशिक जी का 2 बार का निर्वाचन, फिर लालाराम कौशिक जी का निर्वाचन, और मेरे समय का जो निर्वाचन है थोड़ा भिन्न था। स्थिति कुछ ऐसे बनी थी कि उस समय कार्यकारिणी से ही ये सुझाव आए थे कि निर्विरोध निर्वाचन होना चाहिए, और मेरा नाम प्रस्तावित हुआ, उसमें समर्थन हुआ था। शायद वर्तमान अध्यक्ष हिलेश्वर जी को ये स्मरण नहीं हो, तो मैं और इस बैठक में उपस्थित लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि सन 2010 में श्री हिलेश्वर जी के पास एक प्रस्ताव गया था अध्यक्ष के लिए, क्योंकि मैं जब से रायपुर इकाई का गठन हुआ है सन 2000 से, तब से मैं सक्रिय रूप से सामाजिक बैठकों में शिरकत करता रहा हूं। अमूमन ऐसा होता था कि इकाई के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अध्यक्ष जाते थे तो साथ में लेके जाते थे, नहीं जाते तो भेजते थे। कई बार ऐसा हुआ कि 1 ही 2 आदमी लोग जा रहे हैं, बाकी लोग का भी योगदान होना चाहिए करके इकाई में एक निर्णय हुआ कि भाई किसी न किसी को जाना चाहिए और उसको भले ही भत्ता दे दिया जाए। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूं कि समाज में कौन सक्रिय भूमिका निभा सकता है। आप किसी को जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते। जिसकी इच्छा होगी वो तन, मन और धन से सामने आके कार्य करेगा, और जिसकी मन से इच्छा नहीं है वो तन से तो पहुंच सकता है, तन से भी नहीं पहुंचेगा। तन से ही पहुंच सकता है तो धन उसके आड़े आएगा। धन यदि मुहैया करा दें तो तन और मन नहीं रहेगा, तो भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता। परिणाम ये आया था कि हमारे रायपुर इकाई से जो बैठक में 2-3 बैठकों में गए, वो कापन स्टेशन में उतरे, अपने घर गए, खाना पीना खाए, बाइक लिए लिंक एक्सप्रेस पे निकले। वहां से रायपुर से लिंक एक्सप्रेस निकलती है या लोकल, और वहां से कोई गांव में जाना है, बेलहट जाना है, खोड़ जाना है, वहां से बैठक गए, वहां पहुंचे तो लंच समय वहां पहुंचे। लिंक एक्सप्रेस दोबारा पकड़ना है, उनको गाड़ी छोड़ना है कापन में और अकलतरा से पकड़ना है। वो वहां से 3:30 बजे निकल गए। हमने पूछा बैठक में क्या हुआ? बोले मालूम नहीं भैया, बैठक में कार्यक्रम तो गए नीचे आ गए करके। वो स्कीम जो है फ्लॉप हो गई। तो अमूमन क्या हुआ, जिनकी रुचि समाज में रहती है वही कार्य कर सकते हैं, किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते। ये तो बात हुई सक्रियता की और समाज में भूमिका अदा करने की। और इस बात से एक बात और निकलती है कि समाज में कार्य करने के लिए आपको पद में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पद में रह के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पद में रह के ही कार्य कर सकता है वो सामाजिक चिंतक नहीं हो सकता। सामाजिक व्यक्ति जरूर हो सकता है, या हो सकता है उसको पद की लालसा हो सकता है उसको महत्वाकांक्षा हो। मैं तो मानता हूं कि यदि किसी को पद की महत्वाकांक्षा हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि किसी को महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी कोई सामने कैसे आएगा? तय बन जा, तय बन जा, तय बन जा, यही स्थिति अमूमन होती है हर जगह। मैं तो आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां भी यही स्थिति है। आप बनो, आप बनो, आप बनो, कोई आगे नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? गाली सब दूसरे को देंगे। सभी जगह यही स्थिति है। और वास्तव में संगठन में कुछ लोग ही सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। सभी लोग कभी आगंतुक हो सकते हैं। तो जो पद में है उन्हीं के ऊपर सीधी जिम्मेदारी आती है कि आप किस दिशा में ले जाते हैं, कैसे लोगों का सहयोग ले सकते हैं। हाँ, सहयोग लेना जरूर जो है वर्तमान पदाधिकारियों का काम होता है कि कौन आदमी कहाँ फिट बैठता है और उसके हिसाब से सहयोग ले सकते हैं। चुनाव यदि निर्विरोध भी होते हैं और यदि कार्यकारिणी की सहमति से होते हैं तो भी वहां कार्यकारिणी के सदस्य जो होते हैं, जो कार्यकारिणी के प्रतिनिधि सदस्य जो वहां के इकाई के अध्यक्ष होते हैं, उनके मत से लिए जाते हैं। उस परिस्थिति में भी मत लिए जाते हैं। और यदि प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उस स्थिति में समिति के सारे सदस्यों के मत लिए जाते हैं। निश्चित रूप से चुनाव हुआ है तो 2 पक्ष रहा या 3 पक्ष रहा, 3 उम्मीदवार रहे। तो इस बार तो पहली बार हुआ कि पैनल बने तो हम सीधे पक्ष बोल सकते हैं।
तो बहुत सारे मत अलग अलग लोगों को पड़े, एक ही पैनल में सब मत पड़ गए ऐसा भी नहीं हुआ है। तात्पर्य यह है कि मतांतर बहुत रहे हैं। ऐसे ही जो आदमी के जो अलग अलग आदमियों के विचार भिन्न होते हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, ये स्वाभाविक है, ये मानवीय व्यवहार है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है तो उसके व्यवहार में विचारधारा उसकी रहेगी। अब हमको सोचना यह है कि हम किस उद्देश्य के लिए आगे बढ़े हैं, या किस उद्देश्य के लिए संगठन बना है, या इस संगठन में काम कर रहे हैं तो किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। यदि हम लोग कोई चुनाव लड़े रहते किसी सरपंच पद के लिए, किसी जिला पंचायत के लिए, अर्थात कोई राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़े रहते, तो हम कोई किसी न किसी पार्टी बेस पे रहते। समाज में पैनल जरूर बना पर कोई पार्टी बेस नहीं है। इसलिए इतने मत भिन्नता मतांतर होने के बाद भी, और विचारधारा में अंतर होने के बाद भी, इस चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग की एक राय होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हम लोग के साथ है, वो हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। चाहे तो हम अपने रिश्तेदार को ही वोट न दिए हों, पर हम सब अपने रिश्तेदार हैं। तो एक तो यह है कि अब उस चीजों को भूल जाना चाहिए और हमको समाज हित में अब आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि वर्तमान पदाधिकारियों ने आग्रह किया है कि आगे समाज के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जैसे कि जीपी कौशिक जी ने कहा, मैं तो जानता भी हूँ वो जब वर्तमान होते थे तो कैसे सहयोग करते थे। सीधे कोर्ट से जो है अपनी डिक्की में काला कोट को बस रखते थे और वहीं ट्रेन पकड़ के जांजगीर एक प्रकरण में निपटारा करने के लिए हम लोग गए थे। रात को 12 बज गए, वहाँ वो स्थिति है। उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं पूर्व अध्यक्ष होने के नाते ये आश्वासन इस नई प्रबंधकारिणी को देता हूँ कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, यदि आपको लगा कि कहीं मेरे अनुभव का लाभ आपको मिल सकता है और समाज हित और समाज उद्देश्य में वो काम आ सकता है, तो मैं भी 24 घंटे अपनी उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध रहूंगा। आज आवश्यक नहीं है कि हम भौतिक रूप में उपस्थित हों, टेलीफोनिक हो सकते हैं, व्हाट्सएप का माध्यम है। ये दो बहुत अच्छे माध्यम है जिसके द्वारा हम उपलब्ध हो सकते हैं। औपचारिक रूप से पद का हस्तांतरण हुआ है, बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में हस्तांतरित हुए हैं, पर हमारे सचिव महोदय बहुत अधिक हैं, इंटक से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा संगठन को उनको अनुभव है, बहुत सारी बातें हुई हैं। उनको जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो जानकारी मेरे पास है, जो शायद कागज के रूप में नहीं है, या हो सकता है कुछ ऐसे कागज जो व्यक्तिगत कागज हों वो मेरे पास हों, तो मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा। और अंत में नई प्रबंधकारिणी को चलाने के लिए 3 सूत्र जरूर देना चाहूंगा। पहला, कि समाज को चलाने के लिए एजेंडा या कार्यक्रम बनाएं। दूसरा, जो भी एजेंडा हम बना रहे हैं उसमें ये सोचें कि एक जो खेल भावना होती है, मैं संगठन के मामले में उसको मानता हूं, जो खो खो खेल होता है, बहुत ज्यादा तो खेला नहीं हो, उसमें जो गड़ी होते हैं, एक कुछ दूर तक अपना काम करता है, खो करके अपना बैठ जाता है, दूसरे को आगे बढ़ा देता है। संगठन में पद का हस्तांतरण उसी तरीके से होना चाहिए। सदस्यों ने दे दिया, अब आगे आपको कार्य करना है, जहां अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना है वो करेंगे, परंतु वो जो खेल भावना है, जहां तक गाड़ी आ चुकी है उसके गाड़ी आपको बढ़ानी है। इस सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा जो सूत्र है वो ये कि हम जो भी एजेंडा बनाएं और जो भी उस पर निर्णय लें या निर्णय आमंत्रित करें या निर्णय लेने का जो भी तरीका रहे, हम उसमें एक बात को सोचें कि इस पर मेरिट और डिमेरिट क्या है, गुण और दोष के आधार पर निर्णय करें। अब इसको आप प्रबंधकारिणी के स्तर से शुरुआत करेंगे, फिर कार्यकारिणी के स्तर में लाएंगे, फिर वो आगे जाके अनुमोदन के स्तर पे तो आम सभा में जाएगा। ये इसको सोचो। तो ये 3 सूत्र मुझे लगता है इसके आधार पर कार्य करने से समाज विकास के रास्ते भी जाएगा और पुराने लोगों का सहयोग भी आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। और
नई प्रबंध कारिणी के सभी सदस्य हैं वो सभी को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। हिलेश्वर जी बहुत मेहनती हैं, वो भी जानता हूँ। पर ये बात जरूर बोलूँगा कि 5 साल के लिए आप बुक हो गए हैं। मैं जब पहली बार 2010 में अध्यक्ष बना और कार्यकारिणी ने बिलासपुर में मेरा नाम का प्रस्तावित किया, उस पर मोहर अगली बार कोरबा के बैठक में लगी। उस कोरबा के बैठक में हिलेश्वर जी श्री कृष्ण प्रताप जी के साथ मौजूद थे और कृष्ण प्रताप जी ने आपकी इकाई की तरफ से पूछा भी था कि सैंडल जी बताएं कि आपका एजेंडा क्या रहेगा करके, उन्होंने पूछा था, मुझे याद है। तो उस बैठक में मैंने एक बात की घोषणा की थी कि मैं केवल 3 साल के लिए पद में रहूंगा, अगला मैं रिपीट नहीं करूंगा करके। और मेरा जो कार्य करने का तरीका निश्चित रूप से वैसे ही था कि एक जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने तो ये बोला, भाई किसी ने पूछा बाद में कि भाई यार आप फिर तक आबार अध्यक्ष बन गए करके। अरे कम से कम 2-4 आदमी घर तो आते ही बहाना, कुछ पछाड़ी होते, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किसी को दिया था। मेरी इच्छा बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि पद में आए, लोग चाह रहे हैं क्या कार्यक्रम हो सकता है, लोगों के सलाह से कार्यक्रम आगे बढ़ाना है और जो भी प्रशासनिक तरीके से हम संसदीय से कार्य कर सकते वो करना है, ये स्पष्ट उद्देश्य था। अब वो 3 साल का कार्यकाल जो है बढ़ते बढ़ते 10 साल का हो गया और एक समाज के लिए, एक संगठन के लिए 10 साल तो महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि हम पंजीकृत संस्था बने 20 मई सन 2000 को और आज 2023 में बैठे, तो हमारी जो संस्था है 23 साल पुरानी मात्र, पर उस 23 साल पुरानी संस्था है पर एक व्यक्ति के यदि जीवन पड़ाव को देखेंगे तो 10 साल का जो पड़ाव है बहुत बड़ा होता है। मेरे को 1-2 लोगों ने फोन किया कि भाई आप सहभागी नहीं बन रहे, चुनाव हो रहा है। हाँ हो रहा है, आप नहीं बन रहे। बोला अभी तक साथ नहीं बुता है का, 10 साल मतलब झेल डाला कर, मैंने यही बोला था उनको। तो अब वो 3 साल का कार्यकाल तो अभी संविधान का नियमावली बदल गया है, 5 साल का हो गया है। 5 साल जो है बहुत उम्र होती है। मैं 35 साल का था जब छोड़ा, अभी आज की जो मेरी उम्र 49 रनिंग हो गई है। बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत नुकसान होता है, पर कई बार क्या होता है कि जब जवाबदारी में आते हैं तो पलायन भी नहीं कर सकते और बहुत सक्षमता के साथ उसको निभाना होता है और बहुत सारी पीड़ाएं भी होती है। मैं उस पीड़ा को, आप चूंकि नए और पुराने दोनों हैं, पुराने लोगों ने अनुभव दिया है तो मैं अनुभव के रूप में देना चाहता हूँ, नए लोग शायद उस अनुभव से थोड़ा सा समझेंगे। बहुत दुख होता है। एक प्रकरण था, जिस परिस्थिति में प्रकरण हुआ, सरजू कौशिक के प्रकरण, मैं कभी थाने नहीं गया था, मेरे को 3-4 थाने जाने पड़े, मेरे को 5-6 बार बयान देने जाना पड़ा, वही बयान बार बार, हमको तो कुछ चीजें समझ में आती थी। उसके बाद जो है कोर्ट जाना पड़ा, एक कोर्ट नहीं 2-2 कोर्ट जाना पड़ा, 3 कोर्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि एक जगह गए, फिर दूसरी जगह गए, फिर वो अपील हुआ तो फिर दूसरे जगह, 3 जगह गए। नहीं मैं 46 से 47 बार जो है मैं पेशी गया हूँ, अब्सेंट मार के, मतलब 2 बार नहीं गया लगातार। तीसरी बार जाना जरूरी है, बोले भाई नहीं जाना जरूरी है, तो फिर गए। फिर वही बयान बार बार फिर क्रॉस हो रहा है, परीक्षा की तैयारी करके जा रहे हैं, ये स्थिति रहती थी। अब वो सब करने के बाद वो जो राशि आ गई, वो राशि आने के बाद जब सीपत की बैठक हुई, उसमें एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भैया ये राशि जो आई है, या तो पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अपना अनुभव को साझा करें, या क्या स्थिति बता नहीं करके। मैं पूरा अपना बस्ता लेके गया था। हिलेश्वर जी, मैं जब शुरुआत की, बस कुछ कागज नहीं था। लाला राम कौशिक जी जो है लिखा पढ़ी उनकी बहुत कमजोर थी, व्हाट्सएप का जमाना था भी नहीं उस समय। उनको कार्रवाई विवरण का जो प्रसारण है वो सतीश मनसागर जी ने टाइप करके उनको भेजा, तो उन्होंने प्रसारित किया, तो जाकर बैठक बुलाई। स्थिति थी उस समय, जब फरवरी 2010 की जो बैठक हुई थी। तो कुछ बस फाइल मिली थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, 3-4 साल का पेंडिंग था, ऑडिट रिपोर्ट पेंडिंग था, सब कुछ पेंडिंग था। पुराना फाइल देखा मैं तो पेनाल्टी था, ये तमाम चीजें थी। और मेरे पास जो है पूरा बस्ता तैयार हो गया है, और मैं आप लोग को सलाह दूंगा। खैर आप लोग को अब कम लगेगा, क्योंकि हम थोड़ा विषम परिस्थितियों में काम किए, तो हमारे पास कागज ज्यादा हो गया, कागज से काम ज्यादा बढ़ गया था। अब मैंने क्या है, एक रेक बना लिया। उसके बाद एक बस्ता रखता था, बढ़ता गया, फाइल बढ़ती गई। अब एक रेक मेरा पूरा सामाजिक का है। अब कोई मंग देता है तो अचानक ढूंढना पड़ता, कहीं कहीं मिलता है, और एक दिन का प्रोजेक्ट भले होता है पर मिल जाता है कुछ कागज जो है। तो जो पहले जो कार्य होते थे उसमें और अभी में अंतर आया है। और अभी जैसे कि वो अध्यक्ष जी बता रहे थे कि सीपत जाना है, ये सब प्रकरण, तो इस तरह के प्रकरण अब बहुत बढ़ेंगे।
और ये जो व्हाट्सएप की चीज़ें मैं देखता हूँ, खासकर एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम लेना चाहता हूँ, समाज अघरिया समाज का जो है, उस को जो नेतृत्व कर रहा है जिसको, उनको बैठक से कोई सरोकार नहीं है। बात थोड़ी सी अनौपचारिक हो जाती है, पर वो केवल चाबी भरने का काम करते हैं। आप लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा इस चीज़ से। आज की बैठक बहुत बढ़िया तरीके से भैया ने बुलाई है। मुझे तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने बोला पद हस्तांतरण करना है, समझ में आ गई। पद हस्तांतरण हो गया, ठीक है, पूर्व पदाधिकारी होंगे, वर्तमान होंगे, पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से मुझे बुला रहे हैं। अब उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कार्यकारिणी में होगा क्या, या शपथ होगा क्या, शपथ पहले होगा, 25 तरीके की बात हो रही है। और ऐसे लोगों से समाज को बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा शारीरिक रूप में। आप एक महीने पहले आम सभा की तिथि प्रसारित कर दीजिए, पर यदि 1 महीने बाद उनका कार्यक्रम है, तो अपने टूर है, तो वहीं पे जाएंगे, वो आपके बैठक में नहीं आएंगे। पर बैठक में वहां रहते हुए भी वो पूछेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, फोटो नहीं आ रहा, फोटो भेजिए, फोटो भेजिए। मतलब दे आर सो मच इंटरेस्टेड टू बी लाइव विद सोसाइटी, पर वो उनके जो सामाजिक हित है उनकी सीमाएं हैं। पर जो पदाधिकारी जो यहाँ आते हैं, यदि आज यहाँ 20 लोग बैठे हैं, मैं तो मानता हूँ ये कोर कमेटी है, वर्तमान पूर्व लोग का, अनुभवी लोग का ये मिश्रण है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी को बधाई देते हुए और इस आशा के साथ कि आप लोग समाज हित में, समाज उद्देश्य में और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। हमारा अघरिया समाज, जो कि छत्तीसगढ़ अघरिया समाज विकास समिति के नाम से पंजीकृत है, जिसमें विकास जुड़ा हुआ है, ये समिति को विकास परक ही बनाए रखेंगे। बहुत सारी बातें आती रहेंगी, विरोधाभास भी आती रहेगी, वो होगा, सामाजिक संगठन में होगा ही। सामाजिक संगठन में जो पदाधिकारी एक बार घुस जाता है, चाहे इकाई के हैसियत से घुसे या केंद्रीय पदाधिकारी के हैसियत से घुसे, एक प्रकार से थोड़ा दलदल की भांति होता है, वो छोड़ नहीं सकता। हमारे घर वाले चाहेंगे छोड़ दो, हम सामने छोड़ देते हैं, पर क्या करेंगे, घर के बाहर में वहां गाड़ी चुपचाप किनारे खड़ी करके फोन में 1 घंटा बात करते हैं। ये स्थिति बनती है। आप लोग भी झेलते हो इस चीज को जो है। मैं जब प्राइवेट नौकरी किया करता था, तो हमारे पास एक जो एप्लीकेशन लीव का कार्ड होता था पीले रंग का, उसमें 30 EL रहता था, 7 CL रहता था। तो हमारा जो बॉस रहता था, वो उसके टेबल में डाल दो, सामने जो है वहां पे केबिन में, अरे क्या हो संडे छुट्टी जा रहे हो, अरे ठीक है, साइन करने में बहुत अच्छा लगता था, तुरंत छुट्टी। भले 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाता था कि अरे कहाँ के सैंडल, अरे सर छुट्टी, अरे अभी साइन क्यों, अरे अच्छा हाँ ठीक है। ये तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को जब आकस्मिक छुट्टी चाहिए रहती थी, मैं उस दिन एब्सेंट कटवाता था, मैंने तनख्वाह कटती थी। पर जब मुझे सामाजिक कार्यों में जाना होता था, मैं छुट्टी भर के साइन करा के रखता था, अपने को सुरक्षित रख लेता था और मैं छुट्टियों को बचाता था। तो समाज में भूमिका इसी तरीके से हो सकती है। लोग आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो भी सकते हैं, पर सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना चरित्र है। यदि बदनामी भी होती है तो उसमें भी नाम छिपा होता है। मैंने आम सभा में भी उल्लेख किया था, कापन के आम सभा में, कि मैं जिसको जानता नहीं मुझे जानता है, भले बदनामी कौन जानता है, अरे यही तो आर्यभट्ट करके ये जानता है, भले तो सामने ही बोल रहा है अरे ये बिगाड़ दिस करके। तो ये स्थिति आती है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। और आप लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है ना, उसको बस याद रखते जाइए, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। आप लोगों को पुनः बार बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद निमंत्रण देने के लिए। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपका इस अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। चूंकि आज मीडिया के बारे में संभल की बात है, निश्चित रूप से हमको, इसीलिए हम लोग अभी जो चर्चा चली संवाद अघरिया समाज में, उसका हम लोग जवाब नहीं दिए। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और उसकी के तारतम्य में हम लोग अभी मीटिंग शुरुआत के पहले भी हमारी प्रबंधकारिणी की बैठक हमने ली थी, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है ये सब राग द्वेष से हट के, ये सब बातों से हट के नई एजेंडा और न्याय नीतिगत नियम का निर्धारण करने के लिए आप लोग सतर्क रहेंगे और उस पर अमल करने के लिए प्रयास करिए। और हमने, जैसा कि आप लोगों ने हमें संस्कार जो दिया है, उसी के तहत हमने पुराने अध्यक्षों को, सचिवों को तय किए। कुछ ने अस्वस्थता के कारण, कुछ ने बाहर रहने के कारण समय नहीं दे पाया। हमने सबको आमंत्रित करने की कोशिश की थी जितना हो सके था। और इसी तारतम्य में अगले इसमें पूर्व हमारे अध्यक्ष उस समय चूँकि विधि सलाहकार के रूप में अपना बात रखे थे, मैं आमंत्रित करूँगा
माननीय श्री जीपी कौशिक जी से कि वे आए और आज के इस सभा में उद्बोधन व्यक्त करें और हमें मार्गदर्शन के हेतु प्रशस्त करें। वहां मुझको निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया और उसके बाद बोले कि अभी निर्वाचन कराओ। तो रात के समय में तुरंत निर्वाचन कैसे करा सकता? तो अपनी असमर्थता बताया कि भाई मैं इन परिस्थितियों में निर्वाचन नहीं करा सकता, उसके लिए मुझको समय चाहिए। तो प्रस्ताव ला दिए कि निर्वाचन अधिकारी को ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अगला निर्वाचन कराते तक मैं कार्यकारी अध्यक्ष था और वहां फिर निर्वाचन करा के जो निर्वाचित हुए उनको कार्यभार सौंप दिया। अभी उसके बाद फिर वही परिस्थिति आई कि पलायन तो नहीं कहूंगा, लेकिन उब गए थे। ये बात ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। 10 साल में उब गए थे। तो बोले कार्यकारी अध्यक्ष, पहले मुझको पूछे, मैं बोला नहीं बनूंगा। दोबारा पूछे, नहीं बनूंगा। भोजन अवकाश में पता नहीं कैसे कैसे ये अपना ग्रुपबाजी किए। फिर दोबारा आके बैठे तो बिना मेरी सलाह के घोषित कर दिए। तो भाई मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब कोई मुझको दायित्व दे रहा है, मैं भले ही वो मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कोई मुझ पर विश्वास करके मुझ पर दायित्व दिया रहा है, तो मैं समाज का तो उनके दिए गए दायित्व का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए दोबारा भी कार्यकारी अध्यक्ष का पद लिया। इस बीच में फिर एक ऐसी परिस्थिति दिख रही थी मुझको कि एक समानांतर संघर्ष समिति का वातावरण बन रहा है। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, समाज हित में मुझको हट जाना ही ज़्यादा बेहतर है। तो जावलपुर की बैठक में उस परिस्थिति को ध्यान में रख के बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी को जानकारी दिए, मैं बोला कि मैं पूरा प्रबंध कानूनी तो भंग होगी नहीं, किसको देगी वो? भंग होने के बाद चार्ज देने वाला नहीं। तो एक अध्यक्ष त्याग पत्र दे सकता है और वो त्याग पत्र मैं दे रहा हूँ। और उस समय जो परिस्थिति आई, मुझको लगा कि एक व्यक्ति स्वप्रेरणा से समाज हित में काम करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहा है, उसका नाम मैं प्रस्तावित कर दिया कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रबंध कारिणी में पारित हो गया कि डॉक्टर आई.के. कौशिक अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी ऊर्जा के साथ समाज को आज की स्थिति में पहुंचाया। स्वाभाविक है कि नियम के अनुसार चुनाव होना चाहिए था। उन्होंने वो निर्वाचन का दायित्व भी पूरा किया। और अब हम ये सब निर्वाचन वगैरह ये सब को छोड़ के एक संगठित समाज के रूप में हैं और उसका एक संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त सभा है। मैं फिर वही कहूँगा कि एक सदस्य के रूप में मैं आपको सतत किसी भी समय कहीं भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और विश्वास करता हूँ ये आपका अभी नवनिर्वाचित जो संगठन है प्रबंध कारिणी का, ये पिछली जो सभाओं में लिए गए निर्णय प्रस्ताव जो पारित हुए हैं वो, और हमारे पंजीबद्ध नियमावली, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करके यदि कार्य करेगी तो सामाजिक उन्नति को, प्रगति को, विकास को कोई बाहरी ताकत रोक नहीं पाएगी। हम एक संगठित है, संगठित रहेंगे। आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित हुए, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, निवर्तमान पदाधिकारीगण, वर्तमान के पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे सामाजिक बंधुगण, निर्वाचन अधिकारी, आप सभी ने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही इस सभा की समाप्ति की घोषणा के पहले, अध्यक्ष की अनुमति से समाप्ति की घोषणा के पहले मैं श्री रघुलाल जी कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि इस शोक सभा आज जो हमारे बीच नहीं रहे, आज की इस बैठक के पहले हमारे समाज में थे और वो हमें छोड़ के मने देव स्थान को चले गए हैं, उन सब के लिए एक शोक सभा पारित करेंगे और उसके साथ ही आज की सभा समाप्त की जाएगी। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भोजन ग्रहण करके ही यथास्थान जाएंगे। तत्पश्चात हमारे नए
प्रबंध कारिणी के पदाधिकारियों की एक छोटी सी बैठक होगी, जिसमें आने वाले समय में क्या कार्यविधि होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। आप सभी से नए पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस मीटिंग समाप्ति के बाद, भोजन के बाद निश्चित रूप से एक जगह बैठ जाएंगे और उस पर निर्णय लेंगे। धन्यवाद। रघुलाल कौशिक जी। छत्तीसगढ़ घरिया समाज विकास समिति के निवर्तमान एवं वर्तमान समस्त पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सदस्यगण, जैसा कि हमारे समाज में नियम रहा है कि हम अपने कार्यकारिणी के या प्रबंध कारिणी के मीटिंग में अपने जो दिवंगत सदस्य हैं उनका शोक सभा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।